जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट और हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज निकली है। इन वैकेंसीज में हम कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली है वो यूजीसी नेट पास किए हुए बच्चे या फिर अगर आपने पीएचडी किया है तो भर सकते थे। तो दोस्तों, हमारी यूजीसी नेट पास करने की दिसंबर में जो पेपर होगा उसकी क्या रणनीति हो, साथ ही साथ हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब को पाने की क्या रणनीति हो, ये दोनों साथ साथ में क्यों बात कर रहा हूं, तो इनके जड़ में कारण है दोस्तों कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वही सिलेबस हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है। तो आप दोनों की साथ साथ तैयारी कर सकते हो। एक ही साथ यूजीसी नेट की भी तैयारी कर सकते हो और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर सकते हो। दोस्तों, इनका जो सिलेबस है एक लंबा सिलेबस है, 10 यूनिट में बटा हुआ सिलेबस है। खास करके मैं हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूं और हिंदी साहित्य में रिजल्ट लेना बहुत आसान है। पिछले 10-12 साल के शिक्षण अनुभवों से और इतने मेहनत के बाद जो भी बच्चे हमसे जुड़ते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं। उसी का उदाहरण आप यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर हमारे बच्चों के रिजल्ट को भी आप देख सकते हैं। तो आखिर पास करने की रणनीति क्या हो, उसी रणनीति की चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, एक बड़ा सेक्शन जो होता है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देने सोच रहे हो या यूजीसी नेट का पेपर देने सोच रहे हो, एक बड़ा सेक्शन हमारा जो होता है वो जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है। यद्यपि पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, पहला पेपर ऑब्जेक्टिव में ही होगा हरियाणा में भी, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेक्शन कहने का मतलब है संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को टिप्स पर रखना। कम से कम 5000 कवियों की रचनाओं को डेट सहित क्रम से याद रखना पड़ता है और उनको आप चुटकियों में याद कर सकते हो, उनको आप सेकंडों में याद कर सकते हो। याद करने की तरीका जानने के लिए आप फ्री क्लास से भी जुड़ सकते हो, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप यूजीसी का भी पेपर दे रहे हो तो इसके लिए भी हम स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी देते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि जो संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, उस पर धीरे धीरे पकड़ बनाना है। एक एक कवियों को के बारे में पढ़ना है, समझना है और उनकी रचनाओं को कोडिंग से टिप्स पर कर जाना है और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। पिछले 10 साल में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है उसको भी मैंने देखा है, चाहे वो राजस्थान का पेपर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का पेपर हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का पेपर हो, चाहे उत्तरांचल का पेपर हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो। सब पेपर को जब मैंने एनालिसिस किया तो साहित्य से आपको रिजल्ट लेना बहुत ही आसान है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो साहित्य को संपूर्णता में पढ़ना पड़ेगा। जब मैं संपूर्णता की बात करता हूं तो वहां पर आता है, जैसे कि आप पेपर देखोगे तब आपको पता चलेगा। पेपर एनालिसिस भी हमने यूट्यूब पर डाला हुआ है, वहां आप देख सकते हो। वहां जैसे कि हम आदिकाल पढ़ते हैं दोस्तों, तो आदिकाल का बैकग्राउंड क्या है इसे समझना है। अब आदिकाल में जो हम सिद्ध साहित्य पढ़ते हैं, नाथ साहित्य पढ़ते हैं, जैन साहित्य पढ़ते हैं, राष्ट्र साहित्य पढ़ते हैं, इन सब को आखिर सिद्ध कौन थे, जैन कौन थे, नाथ कौन थे, इनकी विशेषताएं क्या है, इनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इनके निगेटिव पॉइंट्स क्या है, इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इसी तरह से संपूर्ण साहित्य में अब भक्ति काल में आते हो तो संत काव्य धारा क्या है, सूफी काव्य धारा क्या है, इनके मर्म क्या है, संत और सूफी काव्य धारा में अंतर क्या है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में उनके कवियों को तो याद रखना ही है, साथ ही ये भी समझना ये है क्या, कृष्ण भक्ति काव्य धारा क्या है, राम भक्ति धारा क्या है, इनको समझना, क्योंकि यहीं से सवाल उठाता है और पूछता है 1 सही, 2 सही, 3 सही या 4 सही। हर जगह इसी तरह के सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप रीति काल में जा रहे हो तो रीतिबद्ध काव्य धारा क्या है, रीति सिद्ध काव्य धारा क्या है, रीति मुक्त काव्य धारा क्या है, लक्षण ग्रंथ परंपरा क्या है,
यहां से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव तो पूछ ही रहा है, सब्जेक्टिव सवाल भी पूछ रहा है, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। जब आप भारतेंदु युग में जाते हो तो भारतेंदु युग में जो नव जागरण की एक विकास की जो परंपरा आएगी, जो एक आधुनिक दौर आया, जो एक गद्य का विकास में कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना भारतेंदु युग से ही धीरे धीरे शुरू हुआ। तो उनका जड़ क्या है, आधुनिकता क्या है, नवजागरण क्या है, पुनर्जागरण क्या है, पुनरुत्थान क्या है, इन सबको समझना बहुत जरूरी है। तभी इस सेक्शन के सवाल बनेंगे, नहीं तो सवाल नहीं बनेंगे। क्योंकि अभी से अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो या जीआरएफ लेना चाहते हो तो अभी से आपको अलर्ट हो जाना पड़ेगा दोस्तों। जब तक अलर्ट नहीं होंगे, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हार्ड वर्क भी सही दिशा में नहीं करेंगे, तो रिजल्ट से आप दूर रहेंगे, रिजल्ट से आप बहुत दूर रहेंगे। इसी तरह मैं कहूंगा कि जितने भी ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, जो चाहे वो द्विवेदी युग हो, चाहे वो छायावाद हो, प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, नई कविता हो, साठोत्तरी कविता हो, सबकी विशेषता। और आपको छायावाद और प्रगतिवाद में क्या अंतर है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में क्या अंतर है, दोनों की क्या विशेषता है, इनको भी समझना है, बहुत जरूरी है समझना। तभी आपसे 100% 100 में 100 सवाल बनेगा। अगर 100 क्वेश्चन पूछा गया है तो आप मत पढ़ो मेरे पास या किसी के पास मत पढ़ो, लेकिन अगर खुद तैयार कर सकते हो तो खुद तैयार करो। अगर आपको लगता है कि मैं आपको मदद कर सकता हूं तो फ्री क्लास, कोई फीस नहीं मैं लेता हूं, कि 8, 10, 15 क्लास का फ्री क्लास लेकर उसके मर्म को जान लो, फिर अकेले पढ़ लो। क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है कि जब बच्चे फेल करते हैं, जब बच्चे के आंखों में आंसू आता है, जब बच्चे बेरोजगार देखता हूं, उसे कोई रोजगार नहीं रहता है, वो बड़ा परेशान रहते हैं, पीएचडी करके रो रहे होते हैं, एमफिल करके रो रहे होते हैं, जेआरएफ करके रो रहे होते हैं, तो बहुत दुख होता है। तो उन दुख को आप दूर कर सकते हो और पहली बार जो है आप टैलेंट से नौकरी ले सकते हो, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। इसी तरह दोस्तों, चाहे वेस्टर्न काव्य हो, इंडियन काव्य हो, वेस्टर्न काव्य शायद प्लेटो का जो काव्य भाषा सिद्धांत है, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत है, या कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत है, या जितने भी सिद्धांत वेस्टर्न काव्य में है, हर सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत क्या है, मूल्य सिद्धांत क्या है, नई समीक्षा क्या है, इन सबको, संरचनावाद क्या है, उत्तर संरचनावाद क्या है, संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद में क्या अंतर है, आधुनिकतावाद क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, समन्वयवाद क्या है, अनुभववाद क्या है, बुद्धिवाद क्या है, नवजागरण क्या है, इन सबको समझना बहुत जरूरी है। यहीं से निचोड़, मैंने कहा कि मैं पूरे भारत में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, सबका क्वेश्चन का मैं एनालिसिस कर रहा हूं। हर क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन सवाल पूछ रहे हैं। तो जब इसी तरह के सवाल पूछ रहे हैं तो हम भटके क्यों, हम बार बार असफल क्यों हो? मेरे बच्चे कैसे एक ही बार में रिजल्ट ले लेते हैं, आप भी ले सकते हो। भारत की कोई ताकत आपको नौकरी से रोक नहीं सकता, ये मैं लिखित स्टाम्प पेपर पर भी गारंटी देता हूं। फिर भी असफल हो जाते हो, ऐसे असफल नहीं होना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, जो आपको अलग से उपन्यास लगा हुआ है, चाहे वो गोदान हो, चाहे वो महिला आंचल हो, चाहे देवरानी जेठानी की कहानी हो, जितने भी उपन्यास है, उपन्यास की भूमिका को पढ़िए, उनके पात्र को पढ़िए, उसके कथानक को समझिए कि इसका कथानक क्या है, वो कहना क्या चाहता है। अगर शेखर एक जीवनी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, आत्मकथात्मक उपन्यास है, तो इनका विषय वस्तु क्या है, इसके मर्म में क्या है, किस तरह ये फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है, फ्राइड का प्रभाव शेखर पर कहां कहां पड़ रहा है। तो इनको एक जड़ में जाने की जरूरत है, एक डेप्थ में जाने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है। इसी तरह महिला आंचल में आंचलिकता क्या है, ये हर तरह के पहलू को आप जानिए, या कोई भी उपन्यास हो जो भी सिलेबस में लगा हुआ, उनके मूल भाव को समझिए, उनके मूल पात्र को समझिए, उनके गौण पात्र को देखिए, क्योंकि आजकल गौण पात्र सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। गौण पात्र को भी आपको जानना चाहिए। और यहां तो मैं कोडिंग से क्रम से बताऊंगा, अगर हमसे जुड़ते हो, नहीं जुड़ते हो कोई बात नहीं। इसी तरह से कहानी, इसी तरह निबंध, इसी तरह से जो है अन्य गद्य विधा का सेक्शन है, जिसमें आत्मकथा, जीवनी, ये रेखा चित्र, संस्मरण लगे हुए होते हैं, उनको भी आपको तैयार कर लेना है। तो अगर आप 2 से 3 महीना, एक्सेस 4 महीना अपने आप को दे दिए, तो किसी की दास बनने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे सर झुकाने के लिए, फक्र से आप खुद अपने टैलेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे,
टैलेंट से जीआरएफ निकालोगे, और मैंने देखा है हर बार का रिजल्ट आप देख सकते हो उठा के, तो बार बार असफलता को मत प्राप्त करिए, बार बार अपने आप को डिमोरलाइज मत कीजिए। एक रणनीति बनाइए, एक अच्छी रणनीति बनाइए, जहां भी पढ़िए, कोई मायने नहीं रखता है कि आप कहां पढ़ रहे हो, लेकिन अच्छी रणनीति होगी, अच्छा उद्देश्य होगा और आपके अंदर लगन होगा, तो फिर आपका रिजल्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो जरूर अभी से लग जाओ अगर आप हरियाणा देना चाहते हो, या दिसंबर में जो है नेट जेआरएफ का पेपर देना चाहते हो, या टीजीटी पीजीटी नवोदय केवीएस इनका भी पेपर अक्टूबर नवंबर में होने जा रहा है, तो ये देना चाहते हो तो अभी से मात्र 2 से 3 महीना झोंक दो, संपूर्ण समर्पित कर दो, और रिजल्ट आपका होगा। हर बार होता है, इस बार भी होगा। धन्यवाद। जय हिंद।